नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं मनीष और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की इतिहास की पुस्तक का एनालिसिस करेंगे और उस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत पार्ट 1। हमारे अतीत पार्ट 1 ये क्लास 6 में लगने वाली बुक है जिसकी विषय वस्तु प्राचीन भारतीय इतिहास है। और इस जो बुक है हमारे अतीत, इसकी विषय सूची कुछ इस प्रकार है। 12 इसके अंदर चैप्टर है। इन 12 के 12 चैप्टर का अध्ययन हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। पर क्लास एक चैप्टर आप मान के चलिए, तो 12 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और आज का जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये इस क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम कितना रोचक है। अतीत के जो भी सवाल होते हैं इतिहास से संबंधित, उन सभी सवालों को इस चैप्टर के नाम के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। और इस पुस्तक को रोचक बनाने के लिए कुछ प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में इसके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला इसके अंतर्गत हम देखें तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इस टॉपिक के साथ शुरुआत होती है। अब अतीत के बारे में क्या-क्या जानना संभव है, ये हम एनसीईआरटी की इस बुक का एनालिसिस करते हुए देखते हैं। अब एन भाई प्राचीन भारत के इतिहास या फिर किसी भी इतिहास के बारे में हम तत्कालीन समय के लोगों के भोजन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो लिखित वर्णन मिल जाएगा या फिर उनकी खान-पान की आदतें या फिर कृषि किस प्रकार के करते थे, या फिर कई बार क्या होता है कि जले हुए दाने रह जाते हैं। तो पुरातत्वविद जब खोज करते हैं, पुरातत्वविद शब्द आया है, ये क्या है ये भी आगे हम समझेंगे। पुरातत्वविद जब खोज करते हैं, तो इस प्रकार की वस्तुएँ उन्हें मिलती है, उससे आइडिया लगता है कि वो भोजन क्या करते होंगे। फिर उनके आवास किस प्रकार के होंगे, क्योंकि आवास के प्रमाण भी मिलते हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखेंगे तो महल, नगर आदि ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं। उनके खंडर के रूप में ही सही, लेकिन एक पता चल जाता है आइडिया कि इस प्रकार के भवन रहे होंगे। तो इसके अंदर आप पहली लाइन लिखेंगे। आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी 6 की बुक है, तो उस बुक को साथ में लेके अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, तो भी बेटर रहेगा। और हम साथ में जब ये हम पढ़ रहे हैं, तो एनालिसिस करते हुए साथ में हम क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही इस क्लास के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी उपलब्ध करवाए जाएँगे और उनके आंसर भी दिए जाएँगे। तो आइए लिखना शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि हम जान क्या सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हम जान सकते हैं वो है खान-पान, रहन-सहन और आवास। अब इसके अंतर्गत 3 चीज़ें हो गई। एक तो खान-पान यानी कि भोजन, रहन-सहन यानी कि वस्त्र, और तीसरी चीज़ आवास। इन तीनों चीज़ों का अनुमान हम अतीत के बारे में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी समाज जो होता है, वो विभिन्न वर्गों से मिलके बना होता है। विभिन्न वर्ग मतलब अलग-अलग कार्य करने वाले लोग। जैसे शासक वर्ग हो गया, कृषक वर्ग हो गया, और संगीतकार हो गए, कलाकार हो गए, व्यापारी। इस प्रकार के वर्गों से मिलके एक समाज बनता है। तो विभिन्न वर्गों के जीवन की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं अतीत के बारे में। तो आइए दूसरी लाइन आप लिखेंगे, विभिन्न वर्गों के जीवन की जानकारी। विभिन्न वर्गों में आप लिख लें, जैसे अपने शासक, कृषक, व्यापारी, कलाकार आदि। ठीक है? और तीसरी चीज़ जो इस बुक के अंतर्गत लिखी हुई है कि भई बच्चे उस वक़्त में किस प्रकार की कहानियाँ सुनते थे, किस प्रकार के नाटक देखते थे, किस प्रकार के खेल खेलते थे, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। थोड़ी सुनने में अटपटी लग सकती है आपको चीज़, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे संभव है ये। कहानियाँ, जैसे आपने एक बुक का नाम ज़रूर सुना होगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बुक है, जो कि प्राचीन काल की एक पुस्तक है, जो कि बच्चों को सुनाने वाली कहानियों से संबंधित है। तो इससे हमें अनुमान लग गया ना कि बच्चे किस प्रकार की कहानियाँ सुनते होंगे। दूसरी चीज़ खेल,
खेल किस प्रकार के खेलते होंगे। आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम ज़रूर सुना होगा। तो वहाँ पे एक वर्णन आता है कि चाणक्य ने जब पहली बार चंद्रगुप्त को देखा, तब चंद्रगुप्त राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। इस बात का वर्णन मिलता है। तो इससे एक आइडिया लग गया ना कि उस समय के बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते थे। राजकीलम नाम के खेल का वर्णन मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें कई सारे सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन से इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है। तो तीसरी चीज़ आप लिखेंगे, बच्चों के खेल, कहानियाँ और नाटक, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ठीक है? अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। पहले इसमें हम देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं। जैसे आप देखिए कि एक क्वेश्चन है कि भई हमें अतीत के बारे में किन-किन जानकारियों को प्राप्त करना संभव है? यानी अतीत की किन-किन जानकारियों को प्राप्त करना संभव है? नीचे आपके सामने ऑप्शन होगा कि भोजन, आवास, बच्चों के खेल और अतीत की जनसंख्या। आपको सुनने में लगेगा कि यार अतीत के खेल का पता तो कैसे लगेगा? तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। जनसंख्या का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि प्राचीन भारत चाहे या फिर मध्यकाल में आ जाएँ आप, एक जनसंख्या का प्रॉपर कहीं पे भी वर्णन नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट कौन-सा करना है? जनसंख्या का वर्णन, ठीक है? चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना कि लोग कहाँ रहते थे? अतीत के बारे में बात हो रही है, किसी विशिष्ट, ऐसे नहीं कि प्राचीन में कहाँ रहते थे, मध्य में, आधुनिक में, ऐसा। लोग कहाँ रहते थे? ये अपना टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो मानव जीवन की विकास की यात्रा है, उसको हम देखेंगे कि भाई मानव के आवास, उसके भोजन, उसके रहन-सहन के तरीके में किस प्रकार क्रमिक रूप से परिवर्तन आया और वो कहाँ-कहाँ रहने, कहाँ से कहाँ पे रहने लगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं इसको। अब ये तो सर्वविदित है, आपको पता होगा कि मानव जो है आरंभिक रूप से, मतलब अब तक के जो ज्ञात साक्ष्य है उस हिसाब से आरंभिक रूप से आखेटक था। आखेटक यानी कि शिकारी। तो जब शिकार करेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई जंगल में ही रहता होगा, जंगल में रह, ठीक है, ये बात होगी। अब जंगल में मान लो वो किसी पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया, तो उसे शिकार करने को तो फिर भी ठीक है, जानवर मिल जाएँगे। अब वो पानी कहाँ से लाएगा? पानी भी ढूँढना ज़रूरी है। तो जंगल में वो कैसी जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको जल स्रोत मिल रहे हैं। नाले हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गए, इनके किनारों पे जाके रहेगा। आरंभिक मानव क्या था? आखेटक। रहता कहाँ था? नदी या तालाब के किनारे। तो पहली लाइन हम लिखेंगे कि लोग क्या थे पहले के? शुरुआती मानव था आखेटक। रहता कहाँ था? नदी, तालाब के किनारे। यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है, इस मैप को अपन अभी डिस्कस करेंगे। इस आखेटक के बाद में दूसरी अवस्था आई कि आखेटन करते-करते जिस दिन शिकार मिला उस दिन तो पेट भर गया। अब जब शिकार नहीं मिला, तब क्या होगा? भूख लगी। भूख लगी तो उसने भोजन के कुछ नए विकल्पों को तलाशना शुरू किया। और इसी तलाश में उसने कुछ फ्रूट्स या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें सुखा के बाद में यूज़ किया जा सकता था, कंद-मूल आदि ऐसे इस प्रकार के पदार्थ उसने खोज लिए जो कि खाने के लायक थे। और जब शिकार नहीं मिलता तो उन्हें खा लेता। तो दूसरी अवस्था उनकी आई संग्राहक। आखेटक से वो किस अवस्था में आया? संग्राहक, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना। फिर अब संग्रहण के लिए ठीक है, कई बार मिल गई चीज़ें तो ठीक है, नहीं मिली तो वापस से भूख। और दूसरी चीज़, वो जब नदी तालाब किनारे रहने रहने लगा और ज़मीन वहाँ की उपजाऊ थी, तो उस ज़मीन में कुछ मौसमी फसलें, मौसमी, खाने वाली मौसमी की बात नहीं कहता, मौसम के अनुसार जो फसलें होती है, वैसी कुछ फसलें उगती और 2-4 महीनों में जल जाती और उसके जो दाने हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। और वो दाने खाते तो वो काम के दाने थे, भूख मिटती थी उससे। तो उसने ऐसी फसलों की पहचान शुरू की और उनको बोने का कार्य शुरू किया। अब उससे धीरे-धीरे उसने कृषि कार्य सीख लिया।
तो तीसरी अवस्था मानव की अस्तित्व में आई, आखेटक से संग्राहक बना था, संग्राहक से वो क्या बन गया? उत्पादक। जैसे ही उसने कृषि सीखी, वो बन गया उत्पादक। ठीक है। अब हम मानव की 3 अवस्थाओं की बात कर चुके हैं। आखेटन से वो कहाँ पे आया? संग्रहण तक पे आया, और संग्रहण से वो उत्पादन तक की यात्रा तय कर लिया। अब उत्पादन हुआ है, तो उत्पादन भाई हम देखेंगे कि कहाँ पे किया उत्पादन, किस चीज का उत्पादन किया, कब किया, ये सारी जानकारी थोड़ी-सी देख लेते हैं, जो तथ्यात्मक रूप से इम्पोर्टेंट भी है और कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहली चीज, किस चीज का उत्पादन किया? तो शुरुआती उत्पादन के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, वो है गेहूं और जौ। ठीक है। अब दूसरी बात हमारे दिमाग में आएगी कि भाई कहाँ से मिला है ये प्रमाण? तो दूसरी बात है अपने कि भाई सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। और यहाँ पे भी जगह की बात करें तो वो है मेहरगढ़। और ये जगह पड़ती कहाँ पे है? तो ये है अपने बलूचिस्तान में। वही मैप में भी इस स्थान को अपन देखेंगे, और बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। तो आइए अभी मैप को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक मैप पीछे रह गया था अपने। देखो मैप में अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत के जो उत्तर पश्चिमी एरिया है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पश्चिम की साइड आपको दिखाई दे रहा है किरथर, और थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी साइड में दिखाई दे रहा है सुलेमान। ये एक पहाड़ी श्रृंखला है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आती है। तो वहां पे एक जगह है मेहरगढ़, जहां से प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और वो साक्ष्य किस चीज के हैं? गेहूं और जौ। ठीक है। ये 2 एरिया आपने देख लिए। उसके बाद आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और नाम भी आएंगे जो अभी आप देख लें। एक तो आप देखिए कि सिंधु नदी लिखा हुआ है पश्चिमी, इस किरथर से थोड़ा सा पूर्व में आप देखेंगे। और भारत के मैप में बिल्कुल बॉर्डर पे, थार के बिल्कुल पास में, ये है अपने सिंधु नदी। और ये सिंधु की कुछ सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन सबको भी देख लीजिए, क्योंकि आगे जब नगर का विकास पढ़ेंगे तो ये काम की चीज है। एक आप उत्तरी भारत में देखेंगे गंगा नदी, एक देखें इसके नीचे सोन नदी, नर्मदा, और एकदम मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। और पूर्वी भारत में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगी गारो पहाड़ियां। ये इतने एरिया आप देख लीजिए, ये आगे क्लास में आपके काम आने वाली चीजें। चलिए वापस लौटते हैं अपने, लोग कहाँ रहते थे इस टॉपिक पे। आखेटन से संग्राहक, संग्राहक से उत्पादक, यहाँ तक की यात्रा हमने तय करवा दी। उसके बाद में पहला उत्पादन गेहूं और जौ का हो गया, जो कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। और एरिया आपसे पूछे जगह का नाम, तो वो है मेहरगढ़, और पड़ता है बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान। यहाँ तक का सफर तय। अब उसने जब उत्पादक बन गया तो उसने कुछ पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। अगला टॉपिक आप लिखेंगे पालतू पशु। पालतू पशु कौन कौन से उसने? ऐसा माना जाता है कि शुरुआती जो पशु पालतू बनाया गया वो था कुत्ता, गाय, बैल, बकरी, ऐसे कुछ जानवर थे जिन्हें पालतू बना लिया गया। और अब पालतू पशुओं की भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये भी जरूर लिख लें। देखिए राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है बागोर, और बागोर है अपने भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बागोर जगह का नाम है, और स्टेट पड़ता है अपने राजस्थान। वहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो आइए ये लाइन लिख लेते हैं हम। बागोर भीलवाड़ा, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? तो यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। थोड़ा सा यदि कट रहा है तो मैं साइड में हो जाता हूँ। तो
पालतू पशु किस-किस को बनाया? कुत्ता, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऐसे कुछ पशुओं को। फिर ये पालतू पशु मतलब पशुओं को पालतू बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो जगह है बागोर, भीलवाड़ा, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं इसी को कि भाई गेहूँ और जौ की बात तो हमने कर ली। अब एक फसल और होती है धान, धान यानी कि चावल जैसी कुछ मोटे दाने वाली फसलें। धान की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये जगह है लहुरादेव। लहुरादेव पड़ती है बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी नदी है एक, जो कि उत्तर प्रदेश में चलती है। उसके घाटी के प्रदेश में हमें लहुरादेव नामक जगह से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जगह का नाम है लहुरादेव, नदी का नाम है बेलन और स्टेट का नाम है यूपी, बाबाजी वाला अपना। फिर धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमने देख लिए कि भाई लहुरा देव, बेलन नदी घाटी, यूपी। उसके बाद धान की खेती के जो उसके बाद के साक्ष्य हैं, द्वितीयक साक्ष्य, वो हमें मिलते हैं विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश आपने मैप में देखा होगा, कहाँ पे? बिल्कुल मध्य भारत में। और दूसरा जो है वो है गारो पहाड़ियां। गारो पहाड़ियां कहाँ थी? पूर्वी भारत के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गए अपने धान की खेती के साक्ष्य। अब आप देखेंगे कि भाई जब धान उपजाना उन्होंने आरंभ किया ना, तो बहुत सारे बदलाव हुए। मतलब आखेटक से संग्राहक, संग्राहक से उत्पादक। ये भी उत्पादक शब्द जैसे ही मानव के साथ जुड़ा, उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए, तीव्र गति से बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? जैसे मान लीजिए कि एक परिवार के अंदर हम 5 लोग हैं और जब खेती की जा रही है, तो 50 बोरी अनाज उत्पादित हो गया। अब परिवार की आवश्यकता कितनी है? 5 बोरी अनाज की। बाकी बचा जो अधिशेष है, जो 45 बोरी अनाज है, उसका क्या करेंगे? वो कहाँ जाएगा? मार्केट में। मार्केट कहाँ होंगे? मार्केट के लिए नगर की आवश्यकता है, या फिर मार्केट मान लो बना भी लिया तो वहां पे जनसंख्या का जमावड़ा होगा और जनसंख्या का जमावड़ा होने से ही नगर का निर्माण हो जाएगा। तो वो जो अधिशेष था कृषि के कारण, उसने नगरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तो आइए हम नगरों के निर्माण के बारे में अभी बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा टॉपिक वही चल रहा है ना कि मानव रहता कहाँ था, तो उसके एक क्रम की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आप हेडिंग टॉपिक लगाइए, ये है नगर। नगर निर्माण। नगर निर्माण हम इतिहास के अंदर जब प्राचीन काल में देखते हैं तो नगर का निर्माण जो है 2 बार इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिली कि नगरों का निर्माण बड़े स्तर पे हुआ। पहली बार सिंधु नदी घाटी के अंदर, जो कि लगभग 4700 वर्ष पुरानी बात है। आपने सुना होगा सिंधु घाटी के आसपास जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता जिसे कहते हैं, तो उसका निर्माण हुआ। वहां पे बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई। वो नगर व्यापारिक केंद्र के तौर पे विकसित हुए। तो जो आरंभिक नगर थे वो थे सिंधु नदी घाटी में स्थित, और उसके बाद उन नगरों का पतन हुआ। तो पतन होने के बाद वापस हम इतिहास के अंतर्गत अब तक जो ज्ञात साक्ष्य है उसमें पढ़ते हैं कि फिर वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। और फिर धीरे धीरे गंगा नदी घाटी के अंतर्गत सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन हुआ, यानी द्वितीय नगरीय क्रांति। द्वितीय नगरीय क्रांति यानी कि वहां पे फिर से नगरों का उद्भव हुआ। तो ये घटना है लगभग 2500 वर्ष पूर्व। तो आइए लिखते हैं। नगर निर्माण के अंतर्गत आप पहली चीज लिखेंगे सिंधु अफवाह। यहाँ पे कब हुआ सबसे पहले? 4700 वर्ष पूर्व। इन नगरों के पतन के बाद दूसरी बार वापस कहाँ पे नगरों का उद्भव हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में आएगी आगे। अभी क्या है कि इस चैप्टर की कुछ सीमाएं हैं, उसमें भी हमने जैसे धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, ये एडिशनल फैक्ट था जो साथ में मैंने आपको लिखा दिया।
तो एनसीईआरटी के फैक्ट तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है इसके आसपास के फैक्ट्स, उन्हें भी हम इस क्लास के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। सिंधु उपत्यका के अंतर्गत 4700 वर्ष पूर्व सबसे पहले नगरों की स्थापना हुई। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उसके बाद गंगा अफवाह। इस अफवाह शब्द का मतलब होता है कि सहायक नदियां शामिल करते हुए गंगा और गंगा की सहायक नदियां। ऊपर जिस जहां हमने सिंधु अफवाह लिखा, इसका मतलब है कि सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। ठीक है। अब गंगा अफवाह के अंतर्गत नगरों का निर्माण कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। तो गंगा अफवाह की हम बात करें तो गंगा के अफवाह क्षेत्र में एक बड़े नगर का उद्भव हुआ, वो था मगध। मगध अपने समय में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में सबसे पहले एक नगर के रूप में उद्भित हुआ और उसके बाद में एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उसका निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं कि मगध था कहाँ। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास में से जब हम पढ़ते हैं तो मगध से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे पराक्रमी राजा जो है मगध से आए हैं। तो गंगा अफवाह के अंदर सब एक बड़ा नगर जिसका निर्माण हुआ वो है मगध। इस मगध को हम एक स्थिति देखते हैं मगध की कि कहाँ था मगध। तो मगध के मान के चलिए कि एक मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये मान लीजिए मगध है। ठीक है। ये क्या है? मगध। मगध कहाँ है? गंगा के दक्षिण। गंगा नदी इसके दक्षिण में कौन सा नगर है? मगध। और यहाँ पे एक नदी निकलती है, निकलती नहीं है सॉरी, ये मतलब गंगा में आके मिलती है। उस नदी का नाम है सोन। और इधर मगध के पूर्व में एक नदी है जिसका नाम है चंपा। तो मगध की अवस्थिति को आप थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ स्थित है? हाँ, मगध की अवस्थिति को देख लीजिए। मगध गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है, सोन नदी के पूर्व में स्थित है और चंपा नदी के पश्चिम में स्थित है। इन तीनों नदियों के बीच में स्थित है मगध। एक बार किसी एग्जाम में या तो नेट में था या आरपीएससी के किसी पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है कि मगध किन दो नदियों के बीच में स्थित है या फिर मगध किन नदियों के किनारे अवस्थित है, इस प्रकार से। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है देश के नाम से संबंधित। देश के नाम। आज हम कई प्रकार के नाम भारत के सुनते हैं। सबसे पहले भारत ही हो गया, उसके बाद में हिंदुस्तान, इंडिया। इस प्रकार के नाम कहाँ से आए, कहाँ से उद्भूत हुए ये सारे नाम? तो इस अब इन बातों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, ऋग्वेद। 4 वेद है, उसमें सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का काल माना जाता है आज से लगभग लगभग 3500 वर्ष पूर्व का। प्राचीन इतिहास की जो भी तिथियां होगी वो लगभग में ही चलेगी, जो कि क्योंकि एग्जैक्ट तिथि का अनुमान संभव भी नहीं है। और ये भी सही है या गलत है इसका कोई अनुमान नहीं, अब तक जो मान्य तथ्य है उस पर हम बात करते हैं। तो 3500 वर्ष पूर्व का एक ग्रंथ है ऋग्वेद। उस ग्रंथ के अंदर भरत जन शब्द का उल्लेख मिलता है और वो उल्लेख है अपने उत्तर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है उसे भरत जन कहा गया और वहीं से एक नाम आया भारत। तो आइए पहली लाइन हम लिखते हैं कि ऋग्वेद, और ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? भरत जन। ऋग्वेद में जो भरत जन है वो किन्हें कहा गया? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को। ठीक है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों को ऋग्वेद के अंदर क्या कहा गया? भरत जन। और ये बात कितने साल पहले की है? अभी हमने डिस्कस किया था कि 3500 वर्ष पूर्व।
ये सारे जो काल मैं आपको बता रहा हूँ वो भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि अंत में हम तिथियों पे भी बात करेंगे कि तिथि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। उसके बाद में आपने एक नदी का नाम भी हमने मैप में देखा था, सिंधु नदी, ठीक है? और सिंधु तो हम कहते हैं, और जो भी मध्य एशिया से लोग आए, मध्य एशिया से होते हुए, उनका जो सबसे बड़ी नदी से सामना हुआ भारत में आने से पहले, वो थी सिंधु। तो सिंधु के नाम पे बहुत सारे नाम और भी पड़ते गए। जैसे ईरानी आए, ईरानियों के साथ एक दिक्कत है कि वो स नहीं बोल पाते। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सी नदी है? कि सिंधु। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा हिंदू। तो एक उन्होंने जैसा बोला वैसा ही लिखा। तो सिंधु को उन्होंने क्या लिखा? हिंदू, या फिर हिंदोस। फिर आए यूनानी। अब यूनानियों ने सिंधु को पूछा भाई ये कौन सी नदी है? कि सिंधु। कि अच्छा इंडोस नदी। अब मतलब उन्होंने सिंधु को क्या बोला? इंडोस। उसी से जो हिंदोस था उससे बन गया हिंदुस्तान, और इंडोस से बन गया इंडिया। तो इन दोनों नामों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। सिंधु किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का। सिंधु जो संस्कृत में है, उन उसको ईरानियों ने क्या कहा? ईरानी। और दूसरा जो विदेशी थे ये थे यूनानी। ये जब भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आने शुरू हुए तो इन्होंने सिंधु नदी को देखा, ईरानियों ने क्या कहा इसको? हिंदोस। और यूनानियों ने क्या कहा? इंडोस। और इसी हिंदोस से क्या बना? हिंदुस्तान। और इस इंडोस से क्या बना? इंडिया। ठीक है, ये तीन नाम आपके क्लियर हो गए। पहली चीज, भारत नाम कैसे पड़ा? ऋग्वेद से आया। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? ईरानियों से आया। इंडिया नाम कैसे पड़ा? वो यूनानियों से आया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, अतीत के बारे में कैसे जाने। कैसे पे बात आ गई है। हमने बात शुरू की थी क्या, कब, कहाँ, और फिर आ गई है बात कैसे पे। अब कैसे जानने की बात करें तो एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है पांडुलिपि, दूसरी तरफ लिखा हुआ है विलेख। मैं आपके सामने चित्र भी लेके आया हूं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पांडुलिपि कैसी होती है, विलेख कैसे होते हैं, जिससे एक दिमाग में छवि भी स्थापित रहे और इसकी परिभाषा भी एग्जैक्टली क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पांडुलिपि पे। पांडुलिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है हाथ से लिखी हुई पुस्तक। हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि। क्योंकि पहले के दौर में ना तो टाइपिंग मशीन थी ना प्रिंटिंग मशीन थी। जो भी लिखना होता था हाथ से लिखो। अब हाथ से लिखें तो भी लिखें किस पे? क्योंकि आपने जरूर सुना होगा कि जो पेपर है, कागज, उसका आविष्कार हुआ था चीन में। भारत में ये बहुत बाद में आया है पेपर। उससे पहले लोग कहाँ लिखते थे? तो ऐसे बहुत सारे जुगाड़ उन्होंने कर रखे थे। एक हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता है, बुर्ज नाम का। भुज नाम का जो पेड़ होता है उसकी छाल को कूट पीट के एक भोजपत्र तैयार करते थे, और उस भोजपत्र पे ये लिखते थे। जो आपके सामने दिख रहा है वो एक भोजपत्र ही है। जो पांडुलिपि के जस्ट नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, वो क्या है? भोजपत्र। भोजपत्र कैसे बनता है? हिमालय क्षेत्र, कौन सा पेड़? भुर्ज। भुर्ज की किससे? छाल से, पत्तों से नहीं, ये देख लेना ध्यान से। ठीक है, उससे बनता है भोजपत्र, और भोजपत्र पे क्या लिखते थे? पांडुलिपि। ओके। अब दूसरा जो तरीका था वो था ताड़ के पत्ते। ताड़ एक वृक्ष है, जिसके पत्ते थे, उन पत्तों पे भी लेखन का कार्य होता था। तो पांडुलिपि के अंतर्गत हम तीन चीजें मुख्यतः लिखेंगे। क्या चीज? एक तो कि बनती किससे थी, किसे है पांडुलिपि। तो दूसरा ये किन किन भाषाओं में लिखी गई, और चौथी लिखना चाहे तो कि कहाँ कहाँ से मिली है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि।
दूसरी बात, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। सुना होगा आपने मैन्युस्क्रिप्ट नाम। तो मैन्युस्क्रिप्ट अभी अगर हम अर्थ निकालें तो मैनु शब्द से बना और मैनु का अर्थ होता है हाथ से। मतलब घूम फिर के पांडुलिपि और मैन्युस्क्रिप्ट इन सब का एक ही मतलब होता है कि हाथ से लिखी हुई पुस्तक। मतलब अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहें तो मैन्युस्क्रिप्ट, थोड़ा सा काट दीजिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथ से लिखी। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए अपने। उसके बाद में बात करते हैं कि पांडुलिपियां लिखी कहाँ जाती थी। तो पहली बात इसमें लिख लीजिए कि ताड़ के पत्तों पर, और दूसरा जो जुगाड़ उन्होंने कर रखा था वो क्या था? हिमालयी पेड़। ये हिमालय भी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार आ जाता है कि लेखन में प्रयुक्त भोजपत्र, किन भोजपत्र जो कि बुर्ज पेड़ की छाल से बनते थे, ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। तो आप लिखें हिमालय क्षेत्र के पेड़ भुर्ज की छाल से तैयार भोजपत्र। ठीक है, ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्र पर, ये दो बातें हो गई। इसके बाद में ये मिलती कहाँ से? तो बहुतायत में ये कहाँ मिलती है? सामान्यतः मंदिरों व विहारों से प्राप्त। और अंतिम बात इसकी भाषा की कर लेते हैं कि ज्यादातर जो पांडुलिपियां मिलती है वो किस भाषा की है? तो सबसे ज्यादा हमें मिलती है संस्कृत, फिर तमिल और प्राकृत। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अलावा कोई भाषाएं नहीं थी। ये एक जानकारी के लिए लिखी हुई चीज है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मंदिरों और विहारों के अलावा कहीं से पांडुलिपि नहीं मिली हो, ऐसी बात भी नहीं है। हर जगह से मिली है, लेकिन ज्यादातर कहाँ से मिली है? मंदिरों और विहारों से। तो कथन के समय आपको ये चीज बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। अब इसमें दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अभिलेख। अभी अभिलेख क्या चीज है? पांडुलिपि तो सर समझ ली। पांडुलिपि वाले में देखो यार, लिपि कितनी अच्छी लिखी है, राइटिंग बड़ी सही है। मेरे को तो अपनी राइटिंग देख रहा हूँ, वो राइटिंग देख रहा हूँ तो बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अब अभिलेख की बात करें तो अभिलेख क्या चीज? अभिलेख की परिभाषा देखें तो पत्थर या फिर धातु जैसी किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से ही अपन बात शुरू करते हैं कि धातु अथवा पत्थर जैसी कठोर सतह पर लिखित लेख, ये लेख क्या कहलाएंगे? अभिलेख। ये तो हो गई परिभाषा। क्योंकि कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए लिख लेता है कि केवल पत्थर की सतह पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि धातु की सतह भी हो सकती है, पत्थर की सतह भी हो सकती है, कोई भी कठोर सतह हो सकती है जिसपे यदि कोई लेख खुदा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? अभिलेख। और आप साइड में एक अभिलेख देख पा रहे हैं। ये अभिलेख कहाँ का है? कांधार। कांधार यानी कि अफगानिस्तान। कांधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। गांधार में स्थित सम्राट अशोक का ये द्विभाषी अभिलेख है। द्विभाषी यानी कि इसके अंतर्गत दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब ट्रांसलेटेड है ये अभिलेख। उसमें एक तो यूनानी भाषा हो गई और एक अरेमाइक भाषा हो गई। किसका है? सम्राट अशोक का। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांधार से। कांधार में भी कहाँ, मतलब अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में कहाँ से? तो कांधार से। भाषाएं कितनी है उसकी? तो दो भाषाएं हैं। ठीक है, मामला क्लियर यहाँ पर।
अब इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं कि कोई भी अभिलेख जब होता है तो वो क्यों लिखाया जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो होते हैं राजकीय आदेश और दूसरी चीज हो जाती है कार्य विवरण। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि भाई सिर्फ अभिलेख और पांडुलिपि से ही अतीत का अनुमान लगाया जा सकता है या फिर अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो नहीं। और भी बहुत सारे अपने पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो और कौन कौन से स्रोत हैं इनको अपन शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक तो जैसे महल वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, महल मिलते हैं, धातु मिल भाई मुद्राएं मिल जाती है, कई जगह अपने घड़े वगैरह इस टाइप की चीजें मिल जाती है, और चित्र मूर्तियां ये सब भी अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो आइए लिखते हैं, पत्थर अथवा ईंटों के महल, मूर्तियां, इमारतें, चित्र आदि भी अतीत की खोज में सहायक है। ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई। अब ये अतीत की जो खोज होती है, ये जो जितनी भी चीजें हमने लिखी है, जैसे ईंटों के महल या ईंटों के मकान, ईंटों के इमारतें, मूर्तियां, चित्र या फिर ये जो मुद्राएं हैं, इन सब को जो अध्ययन करता है वो कौन लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं पुरातत्वविद। यानी कि इन पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। ये भी एक लाइन में हम लिख लेते हैं कि इन पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है। एक और इसके अंदर आप देखेंगे, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो एक और हेडिंग दे रखी है आपके सामने कि अतीत, ये लिखना नहीं है आपको, अतीत एक है या अनेक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसमें समझाया हुआ है कि भाई ये जो बुक का नाम है वो भी क्या है, हमारे अतीत, यानी अतीत को बहुवचन में प्रयुक्त है। अतीत शब्द जो है वो किसमें प्रयुक्त है? बहुवचन में। कि भाई अतीत इतिहास के बारे में हम जब भी सुनते हैं, हमारे दिमाग में आता है कोई राजा होगा, लड़ाइयाँ होगी, इस टाइप की चीजें, युद्ध वगैरह, इन सबको हम इतिहास मान लेते हैं। तो क्या यही सिर्फ इतिहास है? इतिहास के और भी कई मायने हैं, वो इस टॉपिक के अंतर्गत बताया हुआ है कि भाई अतीत एक है या अनेक है। एक अतीत हो गया शासकों का अतीत, एक हो गया कृषकों का अतीत, एक हो गया दलित वर्ग का अतीत, एक हो गया कलाकारों का अतीत, एक हो गया संगीतकारों का अतीत। तो ये सारे जो वर्ग है, इनके हिसाब से अतीत के मायने भी अलग हो जाते हैं। तो अतीत एक या अनेक जो टॉपिक है उसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की हुई है। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने एक टॉपिक आता है, वो है तिथियों का मतलब। यानी जो डेट्स अपन ने पढ़ी है, 8,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 2500 वर्ष पूर्व, ये सब क्या है? इन तिथियों का क्या मतलब निकल के आता है? तो आइए देखते हैं इसको। एक तो आपने बहुत बार देखा होगा, क्या शब्द देखा है आपने? ईसवी, बहुत बार देखा है ये। दूसरा आपने देखा है ईसा पूर्व, ये शब्द भी देखा है। अभी ईसवी और ईसा पूर्व क्या बना है? हुआ क्या कि यूरोपियंस ने जब व्यापारिक मार्गों की या फिर समुद्री मार्गों की खोज की, तो उस दौर में वो लोग थोड़े एडवांस शस्त्र अस्त्रों से लैस होके लगभग लगभग पूरी दुनिया को कब्जा चुके थे। और यूरोप आप देखेंगे तो क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र है।
और उनका उद्देश्य भी एक ये भी था व्यापार के साथ-साथ कि क्रिश्चियनिटी का प्रसार किया जाए। तो उनका अपना एक कैलेंडर था जो कि ईसवी संवत पे चलता था, यानी ईसा मसीह के जन्म पर आधारित एक कैलेंडर, और वो कैलेंडर औपनिवेशिक नीति के तहत उस दौर में एक वैश्विक कैलेंडर का रूप ले चुका था। भारत भी एक उपनिवेश रह चुका है, तो यहाँ पे भी हम ईसवी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ-साथ और भी कई प्रकार के संवत आपने सुने होंगे, शक संवत जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है, और विक्रमी संवत। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ईसवी की। ईसवी के क्या मायने हैं? तो ईसवी का मतलब है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, उसके बाद की तिथियाँ, उसके बाद 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, वैसे-वैसे जो है तिथि क्रम आगे बढ़ा, और आज हम कहाँ पे हैं? 2024, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म को 2024 वर्ष हो चुके हैं। यही इस ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब है। चलिए देखते हैं कि भई क्या चीज़ है। अब मान लो कि ये हो गया आपने ईसा मसीह का जन्म, ठीक है? तो इसे ये मान लेंगे 0। अब इधर आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो वो क्या होगी? ईसवी। इधर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व, ठीक है? यही इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सब समझने के बाद एक और नई बला अपने सामने आई है कि बीसीई, बिफोर कॉमन कॉमन एरा, और सीई यानी कॉमन एरा। ये एक नए टर्म्स अपन ने यूज़ होते हुए देखे। ये क्या चीज़ है? एक बार लिख लेते हैं, फिर इसको समझ भी लेते हैं। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, बीसीई, और दूसरा शब्द है सीई। इसे पढ़ा जाता है कॉमन एरा, इसे पढ़ा जाता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? ये क्या चीज़ है कि जब अब भाई औपनिवेशिक दौर था तब तक तो ठीक, जैसे-जैसे देश आज़ाद हुए, तो पूरे विश्व में तो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं नहीं। तो उन्होंने विरोध शुरू किया कि भाई हम ईसाई कैलेंडर को क्यों फॉलो करें? बात सही भी थी उनकी। तो एक समाधान निकाला गया कि इसे ईसवी नहीं कहेंगे हम, इसे कॉमन एरा कह देंगे। घूम फिर के बात वही है कि भाई शुरू तो हम ईसा के जन्म से ही करेंगे। 0 तो यहाँ पे भी वही 0 है जो यहाँ पे 0 है ईसवी में। लेकिन कहेंगे इसे क्या? ईसवी को कह देंगे कॉमन एरा, और ईसा पूर्व को कह देंगे बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? तो यहाँ तक बात हो गई, और इसी के साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे एक अनुमान लगेगा कि कॉम्पिटिटिव्स में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये आप देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि आरंभिक नगरों का विकास गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ये एक कथन है। दूसरा कथन है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ये 2 कथन है, और क्वेश्चन अपन से पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा या कौन से कथन सही है? अब देखिए सही कौन से कथन है। तो आरंभिक नगरों का विकास, इसने क्या कहा है? गंगा व इसकी सहायक नदियाँ। अपन ने क्या पढ़ा था कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु अपवाह क्षेत्र में 4700 वर्ष पूर्व हुआ। बहुत ही साफ स्पष्ट पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कथन हो गया अपना गलत। क्यों हुआ गलत? क्योंकि गंगा नहीं होके यहाँ क्या होगा? सिंधु, ठीक है? और दूसरा कथन अपन पढ़ते हैं कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये कथन सही है या गलत? पढ़ा था ना अपन ने? बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि मगध का विकास अपन ने पढ़ा था, 3 नदियों के किनारे पे है, गंगा के दक्षिण में, और फिर इसके पश्चिम में आ जाती है सोन, और पूर्व में आ जाती है चंपा, ठीक है? तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा? केवल 2। और दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है कि सम्राट अशोक का अफ़गानिस्तान से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? और सही आंसर मैं अगली क्लास जिसमें हम दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ेंगे, उसमें दूँगा, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।